आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, यानी कि न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया क्लास 11 फिजिक्स का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या जाना? चैप्टर नंबर 4 में हमने जाना मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन ए प्लेन, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अच्छा, मोशन जो होता है हमने स्टडी किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी में जा रहा है, थोड़ी देर के बाद v वेलोसिटी हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसके लिए टाइम t लग रहा है, एक्सीलरेशन a हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन ये वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है उसका कॉज के बारे में नहीं पढ़ा। चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये हमने स्टडी किया। किसने किया चेंज? हु डज इट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कॉज क्या है, वो हमने स्टडी नहीं किया। तो ये जो हमने मोशन जो पढ़े थे उसको बोलता है काइनेमेटिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी किया कि मोशन, ओनली मोशन का बारे में, मोशन का कॉज का बारे में नहीं है। दूसरे है डायनामिक्स, जिसमें हमें कॉज का बारे में, कॉज कारण का बारे में पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन। और एक कॉज ऑफ मोशन जो कराता है उसी को बोलता है फोर्स। यानी कि फोर्स अप्लाई होने के वजह से u वेलोसिटी पे जा रहा था, t टाइम में v वेलोसिटी अटेन किया। इसी फोर्स का बारे में या इस कॉज के बारे में जिस चैप्टर में स्टडी करते हैं उसको बोलता है डायनामिक्स। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायनामिक्स के अंडर में आता है। क्लियर हो गया? ओके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक क्लियर हो गया? ओके। तो इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया कि हमने डायनामिक्स को स्टडी करना है, यानी कि फोर्स के बारे में बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड नंबर में लिखा हो फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स वेरियस टाइप ऑफ क्या क्या फोर्स है, उस फोर्स के बारे में हम बारीकी से स्टडी करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम हम जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए हमें स्टडी करते हैं, जब न्यूमेरिकल करना होता है तो फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन लॉ को बारीकी से बिल्कुल क्लियरली इसका फंडा क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे, जिसमें नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया वो डिस्कशन करेंगे, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी बुक के अंदर जितना भी सॉल्यूशन है उसको हम करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में एक फ्रिक्शन का आता है अलग से, फ्रिक्शन का स्टडी करेंगे। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अभी तक हमने जो सर्कुलर मोशन स्टडी किया हॉरिजॉन्टली ऐसा करके, अभी हम स्टडी करेंगे वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, ओके। और फ्रिक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इतना सारी चीज़ों का हमें स्टडी करना है, ठीक है। कोई नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम आसान कॉन्सेप्ट बेसिस है, बहुत मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, वेरी नाइस। चलो, हमें इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि क्या? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, कॉज क्या होगा, किसके वजह से होगा? फोर्स। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दीज आर ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 4। इसमें हम स्टडी करेंगे फोर्स का बारे में। तो इसीलिए हमने सेकेंड नंबर से शुरू कर रहा है कि व्हाट इज ए फोर्स। उससे पहले हम इसको इरेज कर रहा है, ठीक है। ओके, तरतीब को याद रखना, ओवरव्यू का कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। तो अभी क्या है? फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स का डेफिनेशन हमने क्लास 9 में ऑलरेडी स्टडी किया कि किसी चीज़ों का पुश और पुल करने से उसकी स्टेट को चेंज हो जाता है। अगर मैं धक्का मार रहा हूँ या कोई चीज़ आ रहा है रोकने को कर रहा हूँ तो इसका स्टेट को चेंज होता है। तो पुश और पुल को बोलता है फोर्स, एक बेसिक डेफिनेशन है। तो फोर्स क्या? एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके वजह से बाजा को क्रिएट करता है। जिसके वजह से क्या क्या हो सकता है? एक अगर ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं फोर्स लगा दूंगा तो ऑब्जेक्ट क्या है? इनिशियल में रेस्ट में है तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। या ये ऑब्जेक्ट
कोई वेलोसिटी में जा रहा है, इसमें और फोर्स लगा दूंगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड होगा। या ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में इस तरफ जा रहा है, मैं इस ऑपोजिट से अगर पुश कर देता हूँ या इसको रोकता हुआ रोकने की कोशिश करता हूँ तो इसका वेलोसिटी की डिक्रीज हो जाएंगे, या फाइनली एक टाइम आएगा कि वो जीरो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या नेगेटिव डायरेक्शन को तरफ जाएंगे। यानी कि क्या कर रहा है, इसका स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि रेस्ट को मोशन में, मोशन को एक्सीलरेशन में, या मोशन को किस में, रेस्ट में ला रहा है। डायरेक्शन को चेंज कर रहा है फोर्स। फोर्स शेप को चेंज करता है। अगर मेरे पास कोई बैलून है, स्फेरिकल शेप है, मैं यहाँ प्रेस कर दूंगा तो प्रेस करते क्या स्फेरिकल शेप है तो कुछ और शेप बन जाएगी। साइज को चेंज करता है। मेरे पास स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को अगर यहाँ पर प्रेस कर दूंगा, दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा के खींचूंगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएंगे, या इस तरफ कर देंगे तो कंप्रेस हो जाएंगे। तो साइज को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मोशन को चेंज कर रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, किसी चीज़ को स्क्वीज करता हूँ फोर्स लगा के। तो ये तमाम क्या किस चीज़ों के वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसके यूनिट क्या है, ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। देखते हैं, तो फोर्स का हमने डेफिनेशन पता लग गया, फोर्स एफ। इसका अगर हम यूनिट की बात करते हैं, दो यूनिट है, ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और सीजीएस में होता है डाइन। तो न्यूटन का अगर वैल्यू देखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डाइन का होता है केजी की जगह ग्राम है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केजी को अगर मैंने कन्वर्ट कर देता 1000 मीटर को 100 से, तो 1000 ग्राम इंटू 100 मीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट होके होता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 10⁵ डाइन। यानी कि इस दोनों का बीच में एक रिलेशन है, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। इसको हमें याद रखना पड़ता है। कोई बार न्यूमेरिकल में जब भी डाइन दिया रहेगा तो हमें कन्वर्ट करना होता है ऐसा यूनिट में। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल हम ऐसा यूनिट में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का। उसके बाद फोर्स का जो हमें वैल्यू आएगा, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से एफ इक्वल एम ए, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसमें हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलेंगे, वैल्यू मिलेंगे। तो अभी के लिए हमने फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी चीज़ का वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी रहेंगे, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, दोनों है। और एक चीज़ डिपेंड करता है फोर्स कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है, इस साइज का रॉड है, मैं अगर इस यहाँ से पुश करता हूँ, एक कौन सा डायरेक्शन में, इस तरफ पुश कर रहा हूँ, इस तरफ, तो क्या है, खिसकेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ सेम फोर्स, तो ये क्या है, गिर जाएंगे। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इसी तरफ है, ऐसा जा रहा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो अगर डिफरेंट होने से भी फोर्स का एक्शन अलग होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पर है, किस जगह पर, किस लोकेशन पर, किस पॉइंट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये भी कंसिडर करना होता है। क्लियर हो गया फोर्स। अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स में एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट की मदद से देखेंगे कि कौन सा फोर्स और कौन सा फोर्स हमें स्टडी करना है। फोर्स का अगर हम टाइप बोलते हैं तो टाइप तो बहुत है, उनमें से हमें मेन 4 टाइप है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स क्लास 12 में स्टडी करेंगे। ये एटॉम, यानी कि किसी एटॉम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो भी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उसमें हम स्टडी करेंगे। वीक फोर्स है जो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स है एक नंबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। दूसरा हो गया स्प्रिंग फोर्स है। तीसरा हो गया टेंशन फोर्स है। चौथा हो गया फ्रिक्शन फोर्स है। ये जितना फोर्स की हम बात किया है, ये फोर्स तभी लगेगा जब सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स कैसे है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल किया है। कहाँ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला नंबर है मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो एक एक करके हमारा इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हम स्टडी करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी करेंगे, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्स को हम अलग से स्टडी करेंगे, जिसमें पूरा फ्रिक्शन का एक चैप्टर चलेंगे और स्प्रिंग फोर्स का भी एक वीडियो चलेंगे। ठीक है, पूरा एक लेसन चलेगा। तो अभी के लिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स को देखेंगे कि ये फोर्स कैसे, कहाँ पर, इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। पॉज करके नोट करो टाइप ऑफ फोर्स को। ओके, क्लियर हो गया? वेरी नाइस। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का मतलब धरती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें जब डेफिनेशन देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में जिसमें मास है एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। अगर किसी वस्तु है जिसका m है मास, दूसरे का अगर m है, इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस अगर r है, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो इसके अक्रॉस में जो फोर्स बनेगा वो फोर्स F इक्वल G m r स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स में जिसके पास मास है, ये भी इस तरफ खींच रहा है, ये भी इस तरफ खींच रहा है, दोनों पुल कर रहा है। लेकिन जिसके पास मास ज़्यादा है वो स्मॉल मास को खींचेंगे, यानी कि इसके अगर कैपिटल M इसका मास ज़्यादा है तो इसका फोर्स उससे ज़्यादा होगा, और जिसकी ज़्यादा होगा उस तरफ अट्रैक्शन होगा। सेम केसेस हैपेंड होता है अगर हमारा पास ये अर्थ है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ को खींच रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, दोनों खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ अर्थ जाता नहीं, ऑब्जेक्ट अर्थ की, क्योंकि इसका मास बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, क्लियर हो गया? इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी टुवर्ड्स द सेंटर है। लेकिन हम जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर एक ग्रेविटी है और ए है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को F इक्वल m है, यानी कि mg से डिनोट करते हैं। g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देखा। g का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और मास हो गया किस चीज़ का, इसका ऑब्जेक्ट, और इसी को हम WB यानी कि वेट बोलते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो W से डिनोट करते हैं, और जिसकी हमें फोर्स निकालते हैं उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यूटी से प्रोडक्ट करने से मिलता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इस एरिया से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा इसका, तो ये भी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। लेकिन अभी से हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। क्लियर हो गया? ओके।
तो इस केस में क्या होगा फिर, अगर मेरे पास इस प्रकार है, यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है, यहाँ पर मास m है, तो इसका अगर मैं बोलूँगा कौन सा फोर्स है, mg फोर्स, तो कैसा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये है यानी कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, इसकी 90 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा mg, ठीक है। और इसमें mg कैसा है, ये वाला हो गया mg। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल हो गया, इसका पहिया लगा दो। ओके, यहाँ पर बुक रखा हुआ है, इस बुक के ऊपर क्या क्या फोर्स लगता है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ से mg लगा हुआ है। ओके, उसके बाद जैसे ही mg लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ जा नहीं रहा है, अगर मुझे कोई फोर्स लगा है, इस तरफ से धक्का मारे, मैं इस तरफ चला जाऊंगा, तो इसे कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। वो बैलेंस कैसे कर रहा है? जैसे ही mg नीचे की तरफ दे रहा है, तो टेबल की सरफेस में इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन की तरह कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो हम n से डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन किसने लगा रहा है? सरफेस ने। किसको? बुक के ऊपर, यानी कि सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया SO, तो ऑब्जेक्ट ने भी सरफेस के ऊपर लगाएगा न्यूटन्स की थर्ड लॉ के हिसाब से, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। तो यानी कि इस बुक ने भी सरफेस के ऊपर इस तरफ एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन डाल देगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन किसने डाला? बुक, ऑब्जेक्ट ने। किसके ऊपर? सरफेस। ये सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर। ये यानी कि तीन फोर्स हमारे पास दिखाई दे रहा है, एक mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ऑब्जेक्ट, ये हमारा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में कर रहा है, क्योंकि ये सरफेस ने बुक किया और बुक ने सरफेस किया, दोनों ऑब्जेक्ट अलग है। ये जो एक्शन कर रहा है, ये मैंने जो दिखाया, कौन सा? ये वाला और ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में कर रहा है, हमेशा पेयर में रहता है। जो भी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पेयर में। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी बताओ नॉर्मल रिएक्शन का क्या है? जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर में होता है। हमारे पास सरफेस ये है, ये वाला सरफेस था, इसका परपेंडिकुलर में लगता है। तो अभी इस केस में अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg क्या है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हमने ऑलरेडी देखा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर, तो सरफेस ये है, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने ऑब्जेक्ट को लगाएगा और इसका ऑपोजिट ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर लगाएंगे। क्लियर हो गया? इसी प्रकार सरफेस ने ऑब्जेक्ट में लगाया तो ऑब्जेक्ट ने भी सरफेस में लगाएंगे। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर लगाया, जो पहले लिखा हो उसने दूसरे के ऊपर लगाया है। क्लियर हो गया? ओके, अभी हम देखते हैं टेंशन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा फोर्स था? नॉर्मल रिएक्शन। लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट में ही होगा, तब ये फोर्स है, और सरफेस की परपेंडिकुलर में एक्टिंग करता है। दूसरा फोर्स देखते हैं हमने, टेंशन फोर्स। टेंशन नहीं लेना है, वो वाला टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ है, ठीक है? ओके, चलो, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कब होता है, किस किस में होता है? अगर हमारे पास कोई थ्रेड है, थ्रेड धागा, या कोई रॉड है, स्ट्रिंग है, पुली है, इन चीज़ों के ऊपर टेंशन फोर्स होता है, ठीक है?
यानी क्योंकि कोई धागा से किसी चीज़ों को या रॉड से किसी चीज़ों को अगर बांध दिया, कोई वेट है या इसके नीचे कुछ फोर्स लगाया हूँ या इम्पो कर रहा हूँ, तो इनमें टेंशन पैदा होता है। क्लियर हो गया? ओके, हम देखते हैं दो सेट टेंशन में टेंशन दे देते हैं। दो मास है, इस मास ने यहाँ पर क्या टेंशन क्रिएट करेंगे, ये भी टेंशन क्रिएट होगा। क्लियर है? ओके, इसका अगर मैंने mg फोर्स बताता हूँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड है mg। टेंशन का ऐसा होता है कि जिस पॉइंट में मुझे टेंशन निकालना है उस पॉइंट में बैठ जाओ और अम्ब्रेला को खोल दो, यानी कि अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे टेंशन निकालना है, टेंशन का डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ से अपोजिट, यानी कि ये यहाँ से अपोजिट, यहाँ से अपोजिट। अगर बीच में कोई टेंशन पूछे तो हमें पता नहीं। क्लियर हो गया? तो टेंशन फोर्स जिस जगह पर निकलते हैं अवे। एक दूसरा, टेंशन फोर्स अगर सेम स्ट्रिंग है तो सेम होगा, यानी कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, अगर T यहाँ पर T1 होगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हुआ है। और कुछ एजम्पशन है, ये तभी होगा जब ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, यानी कि स्ट्रिंग का मास हम कंसिडर नहीं करते, बहुत ही कम है ही नहीं, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा, ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि यहाँ पर अगर जैसे मैंने कोई भी वेट रख रहा हूँ तो वो खींच नहीं रहा है। क्लियर हो गया? ओके, दो बात, टेंशन का जैसे धागा चेंज, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, अलग टेंशन होंगे, और ये मासलेस है, तभी हम एज्यूम कर सकते हैं। 98% केसेस में हमारे पास जो पुली रहेंगे और स्ट्रिंग रहेंगे हमेशा मासलेस रहेगा। ठीक है? ओके, तो टेंशन के बारे में और कुछ जानते हैं। इसमें अगर फोर्स, टेंशन फोर्स नहीं है तो ये क्या होगा, स्लेक हो जाएगा। यहाँ पर अगर T=0 है तो ऐसा हो जाएंगे धागा। ठीक है, जैसे मैं इसको खींच दूंगा किसी चीज़ों से, यानी कि फोर्स लगा दूंगा, तभी जाके टेंशन होता है। ठीक है, टेंशन का मतलब खिंचाव है। क्लियर हो गया? और हर एक केस में जब भी हम टेंशन की बात कर रहा है तो टेंशन में इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मासलेस। ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल। क्लियर है? अभी हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे।